नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने आज का जो टॉपिक उठाया है वो टॉपिक है एलोट्रॉप्स। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि मैं एलोट्रॉप्स के लिए एक अलग वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बताया है एलोट्रॉप्स होता क्या है भाई। एलोट्रॉप्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ना वो लगभग सेम होता है, ओके, लेकिन उसका फिजिकल फॉर्म जो होता है ना वो अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसके एलोट्रॉप्स अवेलेबल हैं। हम लोग इस वीडियो में फ़िलहाल बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो जो मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं, ऑक्सीजन के, सल्फ़र के, सबके एलोट्रॉप्स अवेलेबल हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो जैसा आप देख रहे होंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में एक है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? दे हैव सम स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप। Geometrical shape is specific, that's why it is called as crystalline, okay. And in crystalline allotropes we have diamond, graphite, fullerenes, carbon nanotube, graphenes, lonsdaleite and Q carbon. These are some few important examples of crystalline form of carbon, जिसमें कि डायमंड, ग्रेफाइट, फलरेंस को ज़्यादा ही फेमस है। तो इन सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे। और नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? दे हैव नॉट सम स्पेसिफिक शेप, दे आर नॉट इन सॉलिड स्टेट एक्चुअली। इवन व्हेन दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दे हैव नो 3 डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल शेप, ओके। सो यहाँ पे हमने सब कुछ एग्जांपल दिया है उसका, दैट इज़ कोल, कोक, चारकोल। चारकोल का भी टाइप होता है, जैसे वुड चारकोल, शुगर चारकोल, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल में आपको मिलेगा ब्लड चारकोल, बोन चारकोल, और इसके अलावा लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन। सो दीज आर सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ओके। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, डायमंड को अगर हम लोग देखते हैं, दे हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ सी एटम इन 3D फॉर्म। अब ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे देखो, मान लो ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, तो एक कार्बन देखिए यहाँ पे अटैच होगा, एक कार्बन इस सेक्शन में अटैच होगा, एक इस सेक्शन में। ये मैं 3 डायमेंशनल बना रहा हूँ, मतलब एक जस्ट एबव रहेगा और 3, मतलब इसके बीच का जो एंगल होता है ना, इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109.28 मिनट का। ये एंगल है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि टेट्राहेड्रल फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है वो एक प्लेन में सबसे ऊपर में रहेगा और बाकी फिर 3 प्लेन में नीचे रहेगा, ठीक है ना। साथ में एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच है, मतलब क्या कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बिजी हैं। फिर यहाँ भी वही बात होगा, यहाँ भी क्या होगा, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच होगा, यहाँ भी वही बात होगा, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच होगा। मतलब हर जगह आप यही देखोगे कि वन कार्बन एटम गेट अटैच विथ 4 कार्बन एटम। यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जनरली जूनियर क्लासेस में, मतलब 9-10 में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत होता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है कि सिंगल कार्बन एटम बाउंडेड बाय 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपस में कार्बन को जोड़ते हैं ना, या फिर एक कार्बन के चारों तरफ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जैसा मैंने अभी बताया कि इन केस ऑफ डायमंड,
one of the carbon atom get attached with 4 carbon atom with the help of single covalent bond. That's why we can say that it has sp3 hybridization. ओके, डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो कितना है ये 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप देख रहे होगे डेंसिटी. हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस है, इंपॉर्टेंट है. मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है 3843 केल्विन, काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है. मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का वजह क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. इवन ऐसा भी बोला जाता है कि डायमंड जो है ना, डायमंड जो है अगर आप इसको 4000 केल्विन पे गर्म करो, 4000 केल्विन पे गर्म करो तो ये सबलाइम कर जाता है. मतलब दिस गेट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सब्लिमेशन में चला जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है डायमंड का 2.42. 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें लाइट का स्पीड वैक्यूम और एयर के स्पीड से इतना कम है, इतना टाइम्स कम है. कभी कभी ये क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ एयर. ओके, कंडक्शन पावर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता है. क्यों भाई? बिकॉज देर आर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट बिजी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम. और थर्मल कंडक्शन इसमें होता है, थर्मल कंडक्शन इसमें देखा गया है. केमिकल रिएक्टिविटी न्यूट्रल होता है जनरली एसिड और बेस से, प्राय और एसिड और बेस से रिएक्ट करता नहीं है. लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर आप K2Cr2O7 और H2SO4 के मिक्सचर के साथ आप इसको रिएक्ट करवाओ तो स्लोली ये रिएक्ट करता है. ओके, इसके साथ वो रिएक्शन थोड़ा बहुत करेगा. बाकी यूजेस हमने बता दिया है, ज्वेलरी में, कटिंग टूल्स में, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में, सर्जिकल एपरेटस में, ये सब में इसका यूज़ किया जाता है. अच्छा, ये तो मैंने बॉन्ड एंगल बता दिया. अगर आप बॉन्ड लेंथ देखोगे ना, इसका बॉन्ड लेंथ अगर आप इसका देखोगे तो बॉन्ड लेंथ लगभग होता है 154 पाइकोमीटर का. 154 पाइकोमीटर का इसका बॉन्ड लेंथ है. ठीक है, ओके. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में. इसका अरेंजमेंट कैसा है? ट्राइगोनल अरेंजमेंट है ऑफ कार्बन. एक्चुअली में जब ग्रेफाइट देखोगे ना तो ग्रेफाइट में एक सिंगल कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ कुछ इस तरह से अरेंज होता है. ऐसे एक सिंगल कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अरेंज है. इसका मतलब क्या है? वी हैव 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेयर. नॉट ओनली 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कार्बन. सिर्फ इस कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके अलावा इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर में. क्या भाई? कि ईच कार्बन एटम बाउंडेड बाई 3 कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन ईच कार्बन एटम. हर कार्बन एटम के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है. मैं यहाँ लिख ही देता हूँ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन विथ each C एटम. हर C एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. ओके, अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2. तो ध्यान क्या रखना है कि अगर एक कार्बन एटम के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कार्बन एटम के साथ कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं. मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ कार्बन एटम has 3 covalent bond, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देन हाइब्रिडाइजेशन इज क्या? sp2. देखिए जो लोग 11-12 में हैं उनको ये बात समझ में आती है, लेकिन जनरली 10 क्लास के बच्चे इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उनके बारे में ये बता दिया है कि आप बेसिकली समझ लो इस बात को कि एक कार्बन एटम के साथ अगर 3 कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिंपली आप कह सकते हो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. अगर एक कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये ध्यान रखना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है.
तो डायमंड में ये sp3 होता है, जबकि ग्रेफाइट में ये क्या होता है, sp2 होता है। क्यों? क्योंकि 3 ही बॉन्ड अवेलेबल है इसके पास और सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। साथ में क्या ये हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या कि ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट में रहता है, ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है इसका। इधर भी रहेगा, यहाँ आगे भी सीरीज़ में रहेगा, इस तरफ भी सीरीज़ में रहेगा, इस तरफ भी सीरीज़ में, मतलब ऐसा कुछ रहता है ये, ठीक है ना। फिर इसके नीचे भी एक और, मतलब ये लेयर बाय लेयर हेक्सागोनल रहता है। ये जो हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये लेयर के फॉर्म में रहता है, ठीक। इसीलिए क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, ये सॉफ्ट होता है। डेंसिटी आप देख रहे हो डायमंड के कंपेयर में कम है, 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऑपेक होता है, देख रहे हो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, लेकिन ये क्या है, ऑपेक स्ट्रक्चर है, मतलब इससे लाइट पास नहीं करता। तो लाइट जब पास करेगा नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई मीन्स नहीं रह जाता है। कंडक्शन दोनों करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर के क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में देख रहे हो ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इच फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेफाइट ऑफ कार्बन कर देता हूँ, कार्बन इन ग्रेफाइट इज मोबिलाइज, ये मूव करता है, मोबिलाइज एंड फॉर्म पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। ओके, नाउ केमिकली रेसिस्ट होता है एसिड और बेस से। बाकी जैसा रिएक्शन इसका था लगभग उसी टाइप का रिएक्शन ये भी करता है, मतलब ये भी K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ मिलकर के रिएक्शन करता है। अच्छा, इसका बॉन्ड लेंथ अगर आप देखोगे ना तो 142 पाइकोमीटर मिलेगा। इसका बॉन्ड लेंथ होता है 142 पाइकोमीटर का, ठीक है ना। ओके, बाकी यूजेस मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोड में, लुब्रिकेंट में, लीड पेंसिल का जो लीड होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। मॉडरेटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर में, है ना, जो इसके न्यूट्रॉन की स्पीड को घटा देता है। मॉडरेटर का यही काम होता है, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। और क्रूसिबल बनाया जाता है, ग्रेफाइट का क्रूसिबल बनाया जाता है, जिसको हाई टेम्परेचर भी ये आसानी से प्रोटेस्ट कर सकता है। हाई टेम्परेचर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसको, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग कुछ अदर एलोट्रॉप्स का बात कर रहे हैं, जैसे फॉलरेंस के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो ये देखिए, इसका मैंने बता दिया है कि ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। ग्रेफाइट और डायमंड से ये ज़्यादा प्योर होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा संभावना होता है कि ग्रेफाइट के सरफेस पे और डायमंड के सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा एटम भी लग सकते हैं, कुछ अदर एटम भी लग सकते हैं, लेकिन फॉलरेंस के कार्बन एटम में ऐसा कुछ होता नहीं है। देर आर नो एनी फ्री बॉन्ड्स आर अवेलेबल, दैट्स वाई नो अदर एटम्स कैन बी अटैच विथ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलरेंस, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। इसका डिस्कवरर का नाम मैंने बता दिया है, स्मेले, कर्ल एंड क्रोटो। ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर के इसको डिस्कवर्ड किया था, और इवन इन तीनों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है इसके लिए, है ना। तीनों नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं। 1996 में तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है फॉलरेंस के डिस्कवरी के लिए। कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो C2N, जहाँ पे N की संख्या मोर देन 30 और इक्वल टू 30 हो सकती है, मतलब C60 से ये स्टार्ट ही होता है, ठीक ना। अगर आप ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में इनर्ट गैस के प्रेजेंस में गर्म करोगे, इलेक्ट्रिक आर्क करने का मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो आपको मिलेगा फॉलरेंस, ठीक है ना। बाकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल के केज के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। इस तरह से फुटबॉल का एक पार्ट होता है ना, तो इस तरह से ऐसे ऐसे फिर बहुत सारा केज लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से एक फुटबॉल के जैसा केज लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में होता है ये, ठीक ना। बाकी देखिए C60, अच्छा इसको क्या है भाई, एक बकमिंस्टर फॉलरेंस भी बोलते हैं इसको। बकमिंस्टर फॉलरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट जिसका नाम था रॉबर्ट बकमिंस्टर,
फॉलर, फॉलर इसी ने इसको डिस्कवर किया था, इसी ने इसके सेप के डिस्कवर नहीं किया था, इसके सेप के बारे में बताया था, ठीक है ना। दैट्स वाई द नेम इज़ कंसिडर्ड एज बकमिंस्टर फॉलरेंस। बाकी इसका यूजेस लुब्रिकेंट के रूप में होता है, कॉस्मेटिक के रूप में होता है, ड्रग्स के रूप में होता है, कंडक्टर के रूप में होता है। असल में क्या है ना, ये एक्चुअली में फ्यूचर सबस्टांस के रूप में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फ्यूचर सबस्टांस है ये। फ्यूचर सबस्टांस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में इसके और भी यूटिलाइजेशन संभव है, ठीक ना। इसके बाद फिर आगे का बात हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब को आप देख रहे होंगे क्या है, 660 C60 से C70 तक होता है ये। अच्छा, इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग पाया जाता है 2 डायमेंशन और रोलिंग फॉर्म में। मतलब आपको ना एक इस तरह से ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें अरेंजमेंट जो होता है ना, वो जैसा डायमंड ये ग्रेफाइट का अरेंजमेंट होता है ना हेक्सागोनल पैटर्न में, इस तरह से ऐसे इसी का ये ट्यूब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट किया हुआ रहता है, ठीक ना। काफ़ी हार्ड होता है। सी नैनो ट्यूब जो होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका हार्डनेस 100 टाइम्स दैन स्टील है। स्टील से 100 टाइम्स हार्ड होता है ये, ठीक ना। तो इसका यूज़ जनरली क्या करते हैं लोग, कंडक्टर में करते हैं। काफ़ी टफ भी होता है, कंडक्टर में जनरली इसका यूज़ किया जाता है ना। कार्बन नैनो ट्यूब ये सब जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है, फ्यूचर, सब फ्यूचर सबस्टांस है। मतलब फ्यूचर में इसका यूटिलाइजेशन और भी बढ़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इसके फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ग्रेफीन। ये क्या है, सिंगल लेयर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसमें। नैनो स्ट्रक्चर है ये भी, सिंगल लेयर हेक्सागोनल नैनो स्ट्रक्चर होता है। ये भी काफ़ी टफ होता है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी 100 टाइम्स टफ दैन स्टील होता है, जबकि लाइटर दैन एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम से लाइटर होता है, लगभग 5 टाइम्स लाइटर होता है एल्यूमिनियम से, ठीक ना। मतलब हार्डनेस में स्टील से भी ज़्यादा, जबकि इसका जो डेंसिटी है, इसका जो लाइटर है, मतलब इसका काफ़ी हल्का होता है। तो इसका यूज जनरली किस में करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका यूज करते हैं जनरली लोग, है ना। साथ में आपका ये क्या बोलते हैं, एनर्जी वगैरह के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एनर्जी पर्पस में भी इसका यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, चूँकि एक अच्छा कंडक्टर बनाया जा सकता है इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब अलग अलग पर्पस है यूज़ इसका। उसी तरह अगला आप देख रहे होंगे, अगला क्या है, लॉन्सडेलाइट। लॉन्सडेलाइट भी क्या है, हेक्सागोनल डायमंड है। इसका एक और नाम है हेक्सागोनल डायमंड, है ना। और ये आपका काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं, काफ़ी चमकदार होता है ये भी, है ना। तो इसका यूज़ भी अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट मैंने बताया क्यू कार्बन, जो कि फेरोमैग्नेटिक होता है। कहीं ना कहीं मैग्नेटिक बिहेवियर इसका अलग टाइप का होता है, और ये हार्डर और ब्राइटर देन डायमंड होता है ना, डायमंड से भी ज़्यादा ब्राइटर है ये। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, और एज ए फ्यूचर सबस्टांस हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में और भी इसके यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म का।